अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह में आपका स्वागत है। नारी परिवार की आत्मा है। समाज रूपी भवन को सुदृढ़ बनाने में उसकी भूमिका सदा से ही महत्वपूर्ण रही है। यदि हम परिवार और समाज का उत्थान चाहते हैं तो सबसे पहले हमें नारी जाति के विकास की ओर ध्यान देना होगा, उसे शिक्षित और सुसंस्कारी बनाना होगा। और यदि इस तथ्य को उपेक्षित कर दिया जाए तो परिवार रूपी खदान से संतान रत्न निकलने और समाज निर्माण के नींव के पत्थर बनने की कल्पना नहीं की जा सकती। दुख की बात यह है कि आज के समय में जबकि नारी के स्वर्गादपि गरीयसी स्वरूप को उभरना चाहिए, ऐसे में नारी को चार दीवारी के अंदर ही सीमित रहने को विवश किया जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या का प्रतिशत भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में बृहद दिल्ली नारी जागरण अभियान के द्वितीय वार्षिक समारोह पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कन्या भ्रूण हत्या, समस्या और समाधान। आइए देखते हैं इस आयोजन की झलक झांकी।
एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज इस सुंदर सत्य साई ऑडिटोरियम में हमारे बीच में विराजमान IMA महिला प्रकोष्ठ की डॉक्टर शारदा जैन, आज की इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, CVC की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की विजिलेंस कमिश्नर रंजना कुमार, यहाँ उपस्थित सभी हमारे नारी जागरण मूवमेंट की सक्रिय सदस्य बहनों, सभी हमारे बीच में बैठी हुई शक्ति स्वरूपा माताओं, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, इस नारी जागृति संगोष्ठी के महत्वपूर्ण संदेश को सुनने के लिए आए हुए हमारे NCR के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे बीच में विराजमान गणमान्य नागरिकों, सभी महत्वपूर्ण अतिथिगण और प्रेस एवं मीडिया से आए हुए सभी हमारे भाइयों बहनों, आज जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, ये संसार वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो कभी कभी लगता है कि जैसे उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिस्टिक कल्चर और कुछ ऐसा स्वरूप बना दिया गया है कि भूमंडीकरण की बाढ़ में पूरी तरह से नारी को भी उसी आग में झोंक दिया गया है। हमारी संस्कृति परिवार पर टिकी है, हमारा देश परिवार की बात करता है और परिवारवाद के ऊपर आधारित है पूरी तरह से। फैमिली सिस्टम, फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर हम बात करते हैं। तो फैमिली का जो मूल आधार है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, हम बात करते हैं, सबसे पहले माँ का नाम आता है और माँ का नाम आता है तो माँ की धुरी पर ही सारा परिवार टिका होता है। माँ ही घर में बच्चे को संभालती है, माँ ही बड़ा करती है, माँ ही वो आधार देती है जिसके आधार पर हम एक सशक्त समाज, एक ऐसी संस्था, सुसंस्कारित समाज संस्था के हम निर्माण की बात सोचते हैं। पर आज न जाने क्या हुआ है कि पिछले 10-12 साल से जैसे मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा याद है, ज़्यादा मुझे डिटेल तो नहीं मालूम है, परंतु मुझे ऐसा लगता है जब से हमारे देश पे निगाह गई भूमंडलीकरण के सौदागरों की, उन्होंने देखा कि भारत में अच्छा मार्केट बन सकता है और भारत में अच्छा बाजार बन सकता है, तो उन्होंने परिवारवाद को बाजारवाद की ओर मोड़ देने के लिए उन्होंने नारी सौंदर्य की प्रतियोगिताएं आयोजित की और उसका एक पहला परिणाम ये निकला कि हमारे यहाँ से इंडिया, मिस इंडिया और मिस ब्यूटीज़ और इस प्रकार से मिस अर्थ और मिस मुझे नहीं मालूम कितनी तरह की होती हैं, पर ढेर सारी निकलने लगी। और उससे क्या होने लगा कि उनकी जितनी प्रकार की प्रोडक्ट है वो बिक्री होने लगे, और न केवल बिक्री होने लगे, अब तो गांव कस्बों में भी, छोटे छोटे कस्बों में, मेरा हरिद्वार बहुत छोटा सा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर हरिद्वार में प्रतियोगिता होती है और हरिद्वार के पास एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, जिसकी आबादी मुश्किल से 10-12 हज़ार है। वहाँ पे मिस लक्सर की प्रतियोगिता हो रही है, मिस रुड़की की प्रतियोगिता हो रही है। न जाने क्या हो गया है कि जिसे नारी को उपभोक्तावाद का जो स्वरूप बना करके, प्रतीक बना करके नर अपनी आंखों की तृप्ति का साधन बनाना चाहता है। और इससे क्या हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान कि इससे समाज में एक विष बढ़ा है, जिसको हम कह सकते हैं कि वासना का विष बढ़ा है, और नारी का अवमूल्यन हुआ है। और वही नारी जिसको कि हम आने से रोकते हैं, फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के माध्यम से नर नारी में भेद, बेटा बेटी में भेद, और बेटे को पढ़ाई और बिटिया को हर हालत में रोका जाना।
परम पूज्य गुरुदेव इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने जीवन भर, मुझे उनके जीवन के अंतिम 12 वर्ष उनके पास रहने का मौका मिला, समझने का मौका मिला उनके अंतःकरण को। उनके अंतःकरण में मैंने माँ को देखा। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना सारा कार्य वंदनीय माता जी को सौंप दिया। वंदनीय माता जी 1971 से लेकर 1994 तक नारी जागरण का सारा मूवमेंट का काम देखती रहीं और उन्हीं के माध्यम से न जाने कितनी देव कन्या, हजारों देव कन्या प्रशिक्षित होकर गईं, श्रेष्ठ घरों में गईं और सुसंस्कारी परिवारों की उन्होंने स्थापना की। एक ऐसा दर्द गुरुदेव के माता जी दोनों के मन में था कि ऐसा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए जिसमें कि जो लड़के लड़की में भेद के साथ साथ गर्भ में ही बालिका को मार दिया जाता है, एक आवश्यकता है इस बारे में जागृति लाने की। और उस जागृति के लिए मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो कन्या भ्रूण हत्या है उसके माध्यम से हम कितना बड़ा एक अपराध करते हैं उसके बारे में हमें अंदाज भी नहीं है। विभिन्न धर्म गुरुओं ने, विभिन्न धर्म के संस्था प्रमुखों ने, और एक हमारा मूवमेंट चलता है ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसके प्रमुख हैं, मैं उसका एग्जीक्यूटिव हूँ इस समय, चीफ एग्जीक्यूटिव। और हम लोगों ने मिलकर के एक संस्था बनाई है जिसमें कि सारे धर्म संस्था के प्रमुख मिलजुल करके आवाज़ उठाएं, शायद हम लोगों की आवाज़ ज़्यादा गंभीरता से सुनी जाए और लोगों के द्वारा, और लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। पर पिछले 7-8 वर्षों का जब अनुपात देखते हैं तो लगता है कि ये अनुपात गिर रहा है। और बड़ी दुख की बात है जब लगता है कि चंडीगढ़ जैसे अच्छे विकसित शहर में यह अनुपात 1000 के मुकाबले 700 पे आ गया। आप कल्पना कीजिए, 1000 लड़के 700 लड़कियाँ, तो 300 चंडीगढ़ के लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिलेंगी। आप कल्पना कीजिए, और जब नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली समाज में अपराध बढ़ेंगे और दुनिया भर की परेशानियाँ पैदा होंगी। इसके सारे लीगल इम्प्लीकेशंस के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, मेडिकल इम्प्लीकेशंस के ऊपर हमारे दोनों अतिथि बोलेंगे। मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। गायत्री परिवार क्या प्रयास कर रहा है? नेशनल सेमिनार है आज फीमेल फिटिसाइड के ऊपर, तो वुमेन एम्पावरमेंट, नेशनल फीमेल फिटिसाइड की जो जहर है का जो एक कर्स है, अभिशाप है, दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। हमें इससे भी लड़ना है और हमें विमेन को एम्पावरमेंट करना है, उनको सशक्त बनाना है। और सशक्त बनाने के लिए हमें ऐसा अभियान चलाना है जिससे कि सारे देश में एक नारी के पक्ष में वातावरण बने। हम जिस स्थान पर रहते हैं शांति कुंज हरिद्वार में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता हुआ जाता है। मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट और जो आप देखते हैं मेरठ, ये सारा का सारा बेल्ट ऐसा है जहाँ पे कब किसको मार दिया जाए कुछ अंदाज भी नहीं। क्राइम बहुत पीक पर है, पर नारी के प्रति क्राइम बहुत ज़्यादा है। और नारी के प्रति क्राइम इतना ज़्यादा है कि वही नारी जिसे हम माँ के समान मानते हैं, बहन के समान मानते हैं, पत्नी के रूप में मानते हैं, पूज्य मानते हैं, और वही नारी इतने ज़्यादा प्रताड़ित स्थिति में जी रही है। और राजधानी के पास की ये स्थिति है, बाकी क्षेत्रों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए जब राजधानी के पास ये स्थिति है तो हमें एनसीआर में जागृति का शंख फूंकना पड़ेगा, और हरिद्वार से दिल्ली तक, और दिल्ली से फिर पूरे के पूरे देश के कोने कोने में ये जाना चाहिए, ये आवाज़ जानी चाहिए। और इसके लिए हमारे देश के विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं। थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ मैं आपको। ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के अंतर्गत आप देखें तो परमंदिया माता जी और शैलजी जी के मार्गदर्शन में पूरा के पूरा महिला सम्मेलन, महिला आंदोलन जगह जगह गतिशील हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर के कि 70% कार्यकर्ता शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े हुए जो हैं वो नारी शक्ति से जुड़े हुए हैं। मतलब हमारी कार्यकर्ता बहनें सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, चाहे वो जल कलश यात्रा हो, चाहे वो रिलीज हो, चाहे वो व्यसन मुक्ति का काम हो, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के वर्कशॉप हो। अर्बन लेवल पे और रूरल लेवल पे सभी स्थानों पर भाइयों से ज़्यादा बहनों की सक्रियता है। वंदनीय माता जी ने नारी जागरण की धुरी खड़ी की और उन्होंने अखंड दीपक के सामने तप किया और अपने साथ उन बहनों को तैयार किया, उन बच्चों को तैयार किया जो आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं, न जाने कितने लोगों को प्रशिक्षण दे रही हैं। नारी जागरण आंदोलन के 5 आधार बड़े महत्वपूर्ण हैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ। मानव समाज में न्याय को जीवंत रखने के लिए, अगर नारी समाप्त हो गई और नारी को अगर हमने गौण मान लिया, नारी को हमने सेकंड सिटीजन मान के नीचे कर दिया, और आप दोनों बहनें बैठी हैं, आप दोनों से मैं पूछता हूँ कि हमें सुप्रीम कोर्ट में हमारी कोई नारी जज क्यों नहीं? दिल्ली हाई कोर्ट में एक हैं जो, मैंने एक वुमेन एम्पावरमेंट पे एक सेमिनार की थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसमें करीब 5-6 जजेस इन्वाइटेड थे, सभी ने यही बोला कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा मूवमेंट खड़ा करिए जिससे कि नारी जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी आए। तो वो हम लोग तो नहीं ला सकते, हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। जब जज वहाँ बैठेगी, सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगी, तो वहाँ बैठ करके फिर पता लगेगा कि न्याय देने वाली नारी भी है, और जब वो न्याय देगी तो नारी को न्याय देगी।
नारी को न्याय देगी और नर के साथ वो व्यवहार करेगी जो वास्तव में किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मानव समाज में न्याय को जीवन रखने के लिए, परिवारों में शालीनता सुसंस्कारिता उत्पन्न करने के लिए, समुन्नत भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए, यदि हमारी भावी पीढ़ी उसी तरह से बन गई, एक जनवरी की अखंड ज्योति मैंने आर्टिकल लिखा है, ये कौन सा हिंदुस्तान है जो हमने बनाया है? कौन सा हिंदुस्तान है? जिस हिंदुस्तान में आप अंग्रेजी माध्यम में बात नहीं करें तो आप पिछड़े, जिस हिंदुस्तान में यदि आपको आज की दुनिया के रस्मों रिवाज नहीं आते, नाचना नहीं आता, आपको ढंग से सजना नहीं आता, तो आप बेकार हैं, बिल्कुल गए बीते हैं। ये कौन सा हिंदुस्तान है? इस हिंदुस्तान से दूर निकल करके हमें ऐसा हिंदुस्तान खड़ा करना पड़ेगा जो वास्तव में सही हिंदुस्तान है। एक एयरलाइन है, जिस एयरलाइन में ट्रेवल करते समय एक हिंदी का पत्रकार हिंदी का न्यूज़पेपर मांग बैठता है और उससे कह दिया जाता है कि हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं है, और वो भी इंग्लिश में कहा जाता है कि हिंदी का न्यूज़पेपर, वी डोंट हैव हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है, इतना कहने के बाद उसको उतार दिया जाता है पत्रकार को, यह कह के कि ही वॉज मिसबिहेविंग विथ अवर एयर होस्टेस। आप कल्पना कीजिए, ये वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में मैकाले ने कहा था अगर आज इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ पर पूरी तरह से हमारा अधिकार होगा। यहाँ भावी पीढ़ी का निर्माण कैसे होगा? अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना शान माना जाता है। अंग्रेजी माध्यम में यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप IT वर्ल्ड में नहीं जा सकते, कॉल सेंटर में नहीं जा सकते, आप इसमें नहीं जा सकते। दुनिया भर की हमारे साथ जो मानसिकताएं जुड़ी हुई हैं उसमें नारी जागरण आंदोलन के माध्यम से हमें सबसे पहली बात सोचनी पड़ेगी संस्कारों को देने की बात, सर्वतोमुखी आर्थिक प्रगति का पथ प्रशस्त करने की बात। नारी को सुरक्षित बनाने के लिए हमें जरूरी है कि उसको हम आर्थिक आधार पर मजबूत बनाएं, और ढेर सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, ढेर सारे प्रोजेक्ट हमें खड़ा करना पड़ेंगे। आज जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, पदार्थवाद और बुद्धिवाद के समानांतर संवेदनाओं का एक संतुलन बनाने की जरूरत है। जो वैज्ञानिकता जहाँ बढ़ती है, जहाँ मटेरियलिज्म बढ़ता है, वहाँ हमें संवेदनावाद स्थापित करना पड़ेगा। संवेदना यानी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की जब तक स्थापना नहीं होगी, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को जन जन के बीच में लोकप्रिय नहीं किया जाएगा, तो विज्ञान हमारे लिए शोषक बन जाएगा और विज्ञान हमें नष्ट करता चला जाएगा। एकता, समता, ममता, शुचिता पे आधारित समाज खड़ा करने के लिए, एकता यानी यूनिटी, समता यानी इक्वलिटी, ममता यानी म्यूचुअल अफेक्शन, और शुचिता यानी पायसनेस। तो शुचिता की यदि हम बात करें तो पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे, ममता पारिवारिक स्तर पर, समता सामाजिक स्तर पर, और एकता राष्ट्रीय स्तर पर। यदि ये एक स्थापित हो जाती है तो समाज हमारा मजबूत बनेगा। नारी जागरण आंदोलन के 5 आधार हम लोगों ने बनाए हैं। जो कन्या भ्रूण हत्या है वो आज का सबसे ज्वलंत इशू है, सबसे ज़्यादा बर्निंग अगर इशू अगर देख लें तो यही वाला है, और इसमें कई लोगों का हाथ होता है। माँ चाहती हैं, सास चाहती है, दादी चाहती हैं, और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि घर में वंश चलेगा तो बेटे से ही चलेगा। ये एक जो भ्रामक मान्यताएं हैं जो एक तरह से हमारे मन मस्तिष्क में जड़ जमा के बैठ गई हैं, इनको निकालने के लिए एक मास मूवमेंट हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। 50 मिलियन फीमेल्स आर मिसिंग फ्रॉम आवर कंट्री ड्यू टू फीमेल फीटिसाइड इन लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 वर्षों में 5 करोड़ नारी शक्ति का हत्या कर दी गई, और जहाँ ये हत्या होगी वहाँ उनकी हत्या की आपको लगता है कि वो उनकी जो आत्माएं हैं वो विक्षुब्ध स्थिति में जी रही होंगी, और सारी विक्षुब्ध स्थिति में जीने वाली आत्माओं की उनमें से एक की मैं करुण पुकार आपको सुनाऊंगा। 274 गर्ल्स डाई इन पंजाब एवरी डे बिफोर दे आर बॉर्न। आप कल्पना कीजिए, एवरी डे। आप आज भी अगर देखना चाहें तो अनुपात बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। 275 लड़कियों को बिना पैदा हुए मार दिया जाता है। ये एक ऐसे देश की हालत है जिस देश में हम ये कहते हैं यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उल्टा कर दे तो जैसा हो रहा है हमारे यहाँ, यत्र नारस्तु नॉन पूजन्ते, अगर नहीं पूजा होती तो क्या होगा? तो वहाँ राक्षस रहते हैं। तो हमारे देश में स्थिति आ गई, पैदा हो गई है कि हमने देवभूमि को ऐसा बना दिया है। तो यूनाइटेड नेशन कहता है कि 2000 अनबॉर्न गर्ल्स आर इलीगली अबॉर्टेड एवरी डे इन इंडिया। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि ये तो लीगल एबॉर्शन की न्यूज़ हो सकती है कि हमारे वकीलों के पास हो, हमारे CVC साहब के पास हो, और सबके पास हो, पर जो इलीगली जो होता है वो अंदाज उन्होंने लगाया है कि 2000 पर डे मार दी जाती हैं। इन मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड देयर आर अप्रोक्सीमेटली 105 फीमेल बर्ड्स फॉर एवरी 100 मेल्स। जो संतुलन है वो 105 और 100 का है, परंतु मार दी जाती हैं इसलिए कम होता चला जा रहा है। The disrespect towards women began in late medieval period with incidents of dowry deaths and sati। हमारे देश में सती परंपरा और दहेज में मार जाने वाली हत्याओं, उसके साथ साथ क्या हुआ, इको फेमिनिज्म एक कंसेप्ट है जो कि फिरोज़ाब कापरा ने दिया है कि जैसे जैसे धरती को भोगा मनुष्य ने, धरती को भोगने के साथ साथ उसने नारी को भी भोगा। आपने सुना होगा कि मुस्लिमों के दरबारों में, मुस्लिमों के महलों में
और इसके साथ साथ हमारे राजाओं के महलों में कितनी दासियां होती थीं, कितनी जीतने जाते थे तो एक राज जीत के लाए तो पूछते थे उनके पिताजी कितनी तुम दासियों को लेकर के आए, मतलब कितने लोगों को गुलाम बना के लाए, महिलाओं को गुलाम बना के लाए। आपने जमीन को जीता, उसके साथ साथ नारी को जीता, एक पुरुष दम्भ जो है उसकी पूर्ति, और उसके कारण जो होता चला गया पिछले 700 सालों में ये दमन बढ़ता ही चला गया। और इसी वजह से एक प्रकार से इको फेमिनिज्म, यानी जो नारी शक्ति का जो अवमूल्यन हुआ है, with advancement of science and easy and safe abortion techniques gave rise to the modern day monster female feticide। आप सबको मालूम है, आप चाहे कितना ही बैन लगा लीजिए पर हमारे डॉक्टर्स को ये कहने से नहीं रोक सकते, अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर्स को ये कहने से नहीं रोक सकते जय माता की। वो कहता है जय माता की मतलब ये है कि लड़की आने वाली है, और जय श्री कृष्ण कुछ है नाम, शायद कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे कि लड़का आने वाला है। अब ये वो डॉक्टर ये नहीं सोचता कि वो जो संदेश दे रहा है वो गलत दे रहा है। गलत क्या दे रहा है कि एक नारी की हत्या की जा रही है, गर्भ में ही हत्या की जा रही है। ये जो हो रहा है ये उस डॉक्टर की भी को भी इतना ही इक्वली हमको क्रिमिनल मानना पड़ेगा, और इसके लिए हमको MCI के लेवल पे, IMA के लेवल पे एक मास मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। डॉक्टर्स का जो बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे API हो, चाहे एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया हो, इन सब के माध्यम से खड़ा करना पड़ेगा। अगर आप देखें सेक्स रेशो 61 में 976 अगेंस्ट 1000, 1971 में 964, 81 में 962, ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग है। 1991 में 945, 2001 में 927, और अभी का मैं बताता हूँ 2006 के एंड का 927 से घट कर के अब 911 रह गया है। यानी हमारे इतनी ज़्यादा हल्ला मचाने के बावजूद भी ये बैलेंस कम होता चला जा रहा है, और ग्रेजुअली और कम होता जाएगा। इसके लिए क्या करें? टू रेज अवेयरनेस अमंग कम्युनिटीज़, समाज में विभिन्न समाज के वर्ग के नेता हैं, चाहे गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं, विभिन्न प्रकार सत्य साई मूवमेंट है, इसके इसी प्रकार से स्वामीनारायण है मूवमेंट है, गायत्री परिवार है, जितने भी अन्य संस्था प्रमुख हैं, ये अपने अपने लोगों के माध्यम से प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करें। सिविल सोसाइटीज़, मीडिया जो आज इंटरनेट पे जितना ज़्यादा दिखाया जाता है, और जितना ज़्यादा आज DTH के माध्यम से और केबल TV के माध्यम से दिखाया जा रहा है, उसमें यदि अधिकांश चीज़ें जो दिखाई जाती हैं उनके बीच बीच में इंसर्ट करके दिखाई जाए तो बहुत कुछ मूवमेंट आगे बढ़ सकता है। लीगल ग्रुप भी इसमें मदद कर सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसमें मदद कर सकते हैं, एंड देन रिलीजियस ग्रुप्स, जैसे मैंने कहा आध्यात्मिक संगठन, इन सबको आगे बढ़कर आगे आना पड़ेगा। The female feticide is rising because of the availability of non-technologies like ultrasound, amniocentesis to determine the gender of fetuses at the request of the parents. Now, parents should not make any request. We have to make it sure. अपने को पक्का करना है कि माता पिता की तरफ से कोई किसी प्रकार की एक ये आवाज़ नहीं उठनी चाहिए कि बच्चा के जो भी है स्वीकार करिए। आप बच्चा चाहते थे, बहुत बड़ा गिफ्ट भगवान ने दिया है। अगर 2 लड़कियां हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लड़कियों को देवी मान के रखिए। बेटर है कि वी हैव लेसर सिबलिंग्स, परंतु अगर होता है तो 2 बच्चियां हो जाएं, दोनों बच्चियों को देवी बनाइए, दोनों बच्चियों को योग्य बनाइए। टू माई नॉलेज नन इन द मेडिकल कम्युनिटी हैव बीन कन्विक्टेड फॉर असिस्टिंग इन फीमेल फेटिसाइड। मैं समझता हूँ कि शायद आज तक किसी डॉक्टर को कन्विक्ट नहीं किया गया, और जिस दिन एक डॉक्टर को कन्विक्ट करके सरेआम चौराहे पे फांसी दे दी जाएगी, उस दिन पता चलेगा कि वास्तव में हम लोग सीरियसली इस बारे में सोचते हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ये पता तो चले कम से कम लोगों को कि ऐसा भी कुछ हमारे यहाँ संभव है। भाई आप देखिए मुस्लिम देशों में कितने सख्त कानून हैं, और वो सख्त कानून हमारे लागू नहीं हो सकता। एक हत्या में नहीं, न जाने कितनी हत्या में आप सहभागी हैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, व्हाट इज द गर्ल चाइल्ड, व्हाई इज द गर्ल चाइल्ड नॉट वांटेड? क्या आखिर ऐसा क्यों है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, लो स्टेटस ऑफ वुमेन। एक तो पुरुष द्वारा संचालित समाज है, दूसरा डॉवरी सिस्टम। लड़की हो गई, पैसा कमाना पड़ेगा। आप किस स्थिति में आ गए? आपका लूजर हो गया। इट इज बेटर टू पे ₹500 नाउ देन 5 lakhs rupees लेटर। वन पोस्टर इन मुंबई रिपोर्टेड बाय वन मिसेस सोनलका देसाई हमारी एक मिशन की हैं। हैवी एक्सपेंस ऑन मैरिज इवन आफ्टर द मैरिज। अगर लड़की हुई तो शादी के बाद में न जाने कितना खर्च करना पड़ेगा, बार बार लड़के का जाना पड़ेगा। आखिर व्हाई कांट वी चेंज द पैटर्न? हम लोग एक क्रांति नहीं ला सकते क्या? समाज में एक ऐसा क्रांति लाएं जिसमें कि लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी के पैटर्न वही हो, नॉर्म्स सब बदल जाए पूरे के पूरे। नेक, दहेज और जो भेंट दी जाती है वो सारे परंपराओं के यदि हम बदले तो परिवर्तन हो सकता है। सन इन लॉ में डिमांड शेयर इन द प्रॉपर्टी, बर्थ ऑफ ए सन अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, बर्थ ऑफ ए डॉटर डाउनवर्ड इकोनॉमिक मोबिलिटी। ये एक मन में आ गया तो मुझे ऐसा ख्याल आता है, मुझे ऐसा समझ में आता है, बेटे से ज़्यादा माँ बाप का ध्यान बेटी रख सकती है।
और जब बेटी रख सकती है तो बेटी पैदा होने में गिफ्ट मानना चाहिए, बजाय बेटा पैदा होने में लोग उसको मानते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा गुण है। हमें इस बात के लिए एक गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे घर में बेटी आई तो शक्ति आएगी देवी ने। मदर्स वूम से बोल रही है, सेक्रेट प्लेस से। डेट है 15th डे। माई लाइफ इन माई मदर्स वूम हैज स्टार्टेड। 6 to 10 weeks I was growing day by day. My each and every body part was taking shape. 15 weeks, the uncle who did the sonography told the mama, मेरी मदर को उन्होंने बताया सोनोग्राफी करने वाले ने कि मैं 100% बेबी गर्ल हूँ, 100% मैं लड़की होने वाली हूँ। 16 वीक के बाद मेरे पेरेंट्स, स्पेशली माई मदर, किल्ड मी। हेवन में जाने के बाद मामा, बिफोर कमिटिंग एनी सिंस आई वॉज सेंट टू हेवन, थैंक्स अ लॉट। इन हेवन ओनली 2 questions were troubling me. मामा, who pressurized you to kill me? प्रेशर दिया मुझे मारने के लिए, या तुमने खुद मारा मुझे? वेयर नॉट यू एंड डॉक्टर आंटी हु किल्ड मी बोथ गर्ल्स, देन व्हाई? तुम दोनों ने मिलकर के नहीं मुझे नहीं मारा? क्वेश्चन आगे है। आई एम क्यूरियस एंड वेटिंग फॉर योर आंसर। मैं बहुत प्रतीक्षा कर रही हूँ और इंतजार कर रही हूँ मम्मा, इन हेवन, एंड आई हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट यू। मैंने एक केस फाइल कर दिया आपके अगेंस्ट, स्वर्ग में बैठे बैठे। एंड गॉड हिमसेल्फ हैज गिवन द जजमेंट ऑफ माई केस and ordered that you and Dr. Aunty and the uncle who did sonography will be punished and will be sent to hell after the death. ये भगवान ने पनिशमेंट दिया है कि ये आपको और डॉक्टर आंटी को, सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर साहब को, तीनों को भेजा जाएगा। सॉरी मम्मा, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। और मम्मा, मैं एक केस वापस ले लूंगी अगर आप एक बार कह दो कि यू लव मी, आप मुझे प्यार करते हैं। बस आपने मुझे प्यार नहीं किया इसलिए आपने मुझे मारा, बिकॉज आई लव यू मम्मा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लव यू, लव यू। हम इसकी पुकार को समझने की कोशिश करें, इसके पीछे छिपी संवेदना को समझने की कोशिश करें। Nobody is allowed to advertise, do pre-birth sex determination or do abortion for purpose of female feticide। तो हमारे यहाँ कानून से क्या होता है? दिल्ली में कानून है कि आप सरेआम स्मोकिंग नहीं कर सकते। आप देखिए कितने लोग स्मोकिंग करते दिखाई पड़ते। आप किसी को स्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कानून बनाने से, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक मास अवेयरनेस पैदा करना पड़ेगी। रैपिड अल्टरेशन ऑफ द जेंडर डेमोग्राफिक पैटर्न हुआ है, विल टिल्ट द क्रिशियल बैलेंस हेवीली इन फेवर ऑफ द मेल सब्जुगेटेड सोसाइटी, फीमेल्स calming effect on the society, male dominated society wilder and more prone to belligerence. It will stop. कई लोग तो गायब हो गए दृश्य से। ये सारा का सारा चीज जो है ये कभी समाप्त नहीं होगी यदि हमने इसको नहीं रोका। Social consequences of female feticide. Initial figure shows sex ratios are still declining as female feticide is becoming more widespread across the country. It is likely to be worse in the next census in 2011. 2011 में नेक्स्ट सेंसस होने जा रहा है 2001 के बाद, और तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में बैलेंस और ज़्यादा बिगड़ गया है। इससे पहले कि हालत बिगड़े हमें सुधारना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव की जन्म शताब्दी है 2011-2012 में। हम वसंत पंचमी से वसंत पंचमी तक करेंगे। हम चाहते हैं 2011 के पहले पूरे भारत में एक मूवमेंट खड़ा हो जाए गायत्री परिवार के माध्यम से, और फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ हम एक ऐसा संघर्षात्मक मोर्चा खड़ा करें जिससे कन्या भ्रूण हत्या का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में भय बैठ जाए, और नारी शक्ति को पैदा होने का जब स्वरूप पता चले तो लगे कि नारी शक्ति हमारे घर में आई है, ये देवी वरदान हमारे घर में आया है, ये लोगों के मन में भावना पैदा हो जाए। ये विचार क्रांति के माध्यम से होगा, थॉट रिवोल्यूशन। लोगों के विचार बदलने पड़ेंगे, लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। Increasing female feticide in India would spark a demographic crisis where fewer women in society will result in a rise in sexual violence and child abuse as well as wife sharing। आपको मालूम नहीं है चाइल्ड एब्यूज कितना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और वाइफ स्वैपिंग, वाइफ शेयरिंग जैसी बातें पैदा हो रही हैं समाज में। कुछ गायत्री परिवार ने एफर्ट किए हैं, आप कुछ देख सकते हैं। आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो फिर आपको किसी का जीवन लेने क्या अधिकार है? ये कुछ हमारे पोस्टर्स बने हैं, इनको आप देखें। awgp.org हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, और आप AWGP स्टैंड्स फॉर ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार .org उंगली पकड़ के तेरी चलने तो दे माँ, मुझे तो इस जग में आने तो दे माँ, इस तरह से कुछ पोस्टर्स बने हैं। ये अवेलेबल हैं गृह निर्माण योजना मथुरा तपोभूमि से, और ये AWGP पे ऑर्डर भी किए जा सकते हैं, आप ले सकते हैं और उनको जगह जगह लगा सकते हैं। पुत्र या पुत्री एक समान, समझदार माँ बाप की यही पहचान। स्त्री भ्रूण हत्या है एक महापाप, सामाजिक जीवन बनेगा एक अभिशाप। लड़की को गर्भ में मार देने का किसी को क्या है अधिकार, मुझे माँ के ही गर्भ में क्यों मार रहे हो, केवल इसलिए कि मैं लड़की हूँ। लिंग परीक्षण कराने और करने वाले दोनों को 3 साल की जेल और ₹2000 का जुर्माना होता है। यह आपको प्रचारित करना पड़ेगा। बेटा हमारा बेटा शादी करे तब तक, बेटी हमारी बेटी हम जिए जब तक,
ये एक जो सबको बताना पड़ेगा, वास्तविकता है कि हमें एम्पावर करना पड़ेगा। खूब खूब आभार माँ तेरा, मुझे गर्भ में ही मारकर छीन लिया जीने का मूलभूत अधिकार मेरा। खूब खूब आभार पिताजी आपका, मेरा पिंड बनने से पहले ही मेरा पिंडदान आपने मेरा कर दिया। ये चीज़ें हमें प्रचारित करनी पड़ेंगी। और लोगों को कहीं भी आप लिखें तो एक ये लेटर लिखें तो आप उसके साथ इसको लिख दीजिए, या आप कहीं कोई ईमेल करें तो इस हमारे वाक्य को डाउनलोड करके उसको नीचे दे दीजिए, प्रचारित होगा। इट शुड रीच एवरीबडी। स्त्री भ्रूण हत्या के कारण बेटियों की संख्या कम हो रही है। हर 1000 लड़कियों से लड़कियों का प्रमाण जो है, स्पेशली हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, इस इलाके में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब तो माँ का गर्भ भी सुरक्षित नहीं रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। ये कुछ पोस्टर्स हैं, जिन पोस्टर से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गर्भपात अर्थात सुनियोजित भ्रूण हत्या। मुझे जरा अपनी दुनिया में आने तो दे, घर की ज्योति को समाज की मशाल बनने तो दे, पीटी उषा, किरण बेदी या इंदिरा गांधी जैसे किसी को बनने तो दे। ये आप अगर देने का प्रयास करेंगे तो ये भी जरा लोगों को मोटिवेट करेगा। पर नारी को कोई आने दे तब ना, आने के पहले ही उसको मार दिया जाता है। स्टॉप एबॉर्शन, एवरी 23 सेकंड ए चाइल्ड इज डाइंग विदाउट सीइंग द लाइट ऑफ द डे, कैन यू डू समथिंग? ये भी आप फैलाइए। स्टॉप फीमेल फीटिसाइड बिफोर देयर आर नो गर्ल्स लेफ्ट। समाज हमारा बर्बर समाज न हो जाए, इसके पहले हम उसको रोकें। देयर इज नो अदर फॉर्म ऑफ वायलेंस दैट इज मोर पेनफुल, मोर इनएबोरेंट, मोर शेमफुल देन फीमेल फीटिसाइड। स्त्री भ्रूण हत्या इससे ज़्यादा घातकी, दर्दनाक, घृणास्पद और शर्मनाक दूसरी कोई हत्या नहीं। ये सारे गुरुदेव के वाक्य हैं जो समय समय पर हम लोगों ने दिए हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हैं गायत्री परिवार की, स्थान स्थान पर रैलीज निकलती हैं। ये बड़ौदा का प्रोग्राम है जहाँ बड़ौदा में लोगों ने रैलीज निकाली हैं, और स्थान स्थान पर इस तरह से बहनें हमारी निकालती हैं। ये आप जो देख रहे हैं महिला विकास ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से सूरत में निकली है। फिर उसके बाद गीता बेन गढ़वी इंटरव्यू ऑन टीवी चैनल वो भी दे रही हैं। फिर ये विभिन्न प्रकार के मूवमेंट्स जो हैं बॉम्बे में, मुंबई में, नवी मुंबई में और मुंबई में, सूरत में, इधर बहुत एक्टिव प्रचार प्रसार हो रहा है। जो ये आप देख रहे हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए फोटो लेमिनेशन के प्रशिक्षण शांतिकुंज हरिद्वार में हमारे यहाँ नारी जागृति का सेल है पूरा, जिसमें से हमारी 4 बहनें आई हैं और अन्य बहनें देख रही हैं उस काम को। ये आदर्श विवाहों की परंपरा चले, जो बहुत लंबे समय तक अनमेरिड लड़कियां रहती हैं, उसका कारण ये है कि आदर्श विवाहों की परंपरा समाप्त हो गई और हम लोग बैंक्वेट हॉल हायर नहीं कर पाते, या हम लोग वहाँ पर इतने पैसे नहीं कि हम शादी करें, तो लड़की बिना शादी के भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा कि बहुत सारी फिर पॉल्यूशंस पैदा हो जाएंगे, समाज में असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसलिए आदर्श विवाहों को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। खर्चीली शादियाँ हमें दर्द बेईमान बनाती हैं, ये एक तथ्य है। इसके लिए प्रचार करना पड़ेगा और हमें नारी शक्ति को उसका अधिकार दिला करके उसे अपने पैरों पर खड़ा करने योग्य बनाना पड़ेगा। कैंपेन अगेंस्ट इनडिसेंट एक्सपोजर अर्थात अश्लीलता विरोधी अभियान। अश्लीलता विरोधी अभियान के लिए जहाँ जहाँ पोस्टर ऐसे लगे उनको जलाना और जला करके उनकी होली मनाना। असली होली इनकी मननी चाहिए और हर महीने मननी चाहिए। अपन साल में एक बार मनाते हैं, हर महीने मनाइए। जहाँ जहाँ गंदे पोस्टर लगे उनको निकालिए। अगर आप चाहेंगे, क्या कभी आप चाहेंगे कि आपकी माँ, बहन या आपकी खुद की पत्नी की फ़ोटो ऐसे लगे वहाँ पर? जब नहीं चाहते तो फिर उस फोटो को निकालिए और जलाइए। प्रौढ़ पाठशालाएँ जैसे गायत्री परिवार के द्वारा संचालित ये गांव किशनपुर सोलाना के पास का, वहाँ चल रही है, उसका दिया है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। हेल्थ चेकअप कैंप्स स्थान स्थान पर चलें और उनको प्रशिक्षित किया जाए कि अपनी हेल्थ खुद अपने हाथ में रखें। स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, संस्कार और शिक्षा, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो नारी की हमें ध्यान रखनी पड़ेगी और सबको मिलजुल करके प्रयास करना पड़ेगा कि इसके क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। नारी को धर्म मंच पर अधिकार दिया परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ने। ये आप देखें, ब्रह्मवादिनी बहनें नारी शक्ति मंच पर बैठी हैं और वहाँ से अपना उपदेश दे रही हैं। किसी की बपोती नहीं है, धर्मतत्व भी किसी की बपोती नहीं कि केवल पुरुष ही करेंगे। ये जो नारी संबंधी साहित्य है, नारी जागरण आंदोलन को गति देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखा हुआ, ये सारा यहाँ प्रस्तुत है। हमारे जो पैटर्न फाउंडर हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परमवंदनीय माता जी। निश्चित रूप से 21वीं सदी नारी सदी है और इस नारी सदी का मतलब है संवेदना की सदी। हमें संवेदना को जगाना पड़ेगा, नारी शक्ति को आगे लाने का प्रयास करना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारी दिल्ली की गायत्री परिवार की बहनों को। वो जो अलग जगा रही हैं, उन्होंने जो आज शंख फूंका है और जिसके माध्यम से यहाँ एक परिवार के बीच में, सब सदस्यों के बीच में एक अलग जगाने का प्रयास किया है। ये आगे फैले, NCR में फैले, पंजाब में जाए, हरियाणा में जाए, आसपास के क्षेत्रों में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, गांव-गांव जाए और लोगों को पता चले कि वास्तव में अब नारी को किसी भी हालत में जैसा मान लिया गया है, गौण मान लिया गया है, सन्ना मान करके उसे उसका स्थान देना पड़ेगा। विमेन एम्पावरमेंट, फीमेल फीटिसाइड
और ये जितना भी दहेज और खर्चीली शादी सब जुड़ी हुए मूवमेंट हैं, इन सबको मिला करके हमें देख करके हमें काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि गायत्री परिवार के साथ अन्य संगठन और जुड़ेंगे और हमारा जो प्रज्ञा चैनल चालू हो गया है, उस प्रज्ञा चैनल के माध्यम से जब इस बात को जन जन के बीच पहुँचाएंगे तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों के बीच में बात पहुँचेगी और लोगों में अवेयरनेस आएगी। आपकी बात सर। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का ओजस्वी, संवेदनापूर्ण एवं प्राण भरा संबोधन सुना। हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती रंजना कुमार जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी। डॉक्टर पांड्या, डॉक्टर शारदा जैन, सभा में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं नारी जागृत अभियान जो संस्था है उसकी बहुत ही प्रशंसा करना चाहती हूँ। उन्होंने एक बहुत ही आदर्श काम, एक बहुत ही कठिन काम की जिम्मेदारी ली है। और जैसे हमने सुना कि इसके बारे में विचार तो संस्था कई सालों से कर रही थी, लेकिन एक ऑफिशियल रूप इसका 2 साल पहले हुआ, इनका जन्म हुआ। लेकिन जो कुछ मैंने अब तक सुना, क्योंकि मेरी जानकारी संस्था से बस कुछ ही दिन पहले की है, कि मैं बहुत ही प्रशंसा करना चाहती हूँ कि पर्टिकुलरली जो वेबसाइट आज इन्होंने मतलब जिसका उद्घाटन डॉक्टर पांड्या ने किया और जिसके बारे में हमें संक्षेप में बताया। अक्सर संस्थाएं जो शुरू होती हैं वो वेबसाइट के हद तक काफ़ी समय लगा देती हैं, और ये वेबसाइट भी बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ी अच्छी तरह से बताई गई है। और वेबसाइट के माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि ये संस्था ने काफ़ी एक ढंग से एक प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इनको अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं कहूँगी कि ये आत्मविश्वास ही आधे से ज़्यादा जो सक्सेस होगी इनको, उसका एक चिन्ह है, और ये हमें समझना चाहिए। तो मैं उनके ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई दूंगी। देखिए, ये जो लड़की और लड़का में ये भेदभाव और ये समझना कि नारी कमज़ोर है और एक बोझ है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये अब तक कैसे चला आ रहा है। इतने सालों से, कई युगों से भारत ने इतनी सारी नारियां समय समय पे आईं, पैदा हुईं, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपने कई प्रकार की जिम्मेदारियां निभाईं और अपने आप को बिल्कुल एक सक्सेसफुल होके दिखाया। तो फिर अब तक क्यों चली आ रही है ये प्रथा? ये एक बड़ा ही सिंपल सा, एक साधारण सा विषय मुझे कभी कभी आता है दिमाग में। और क्यों हमको घड़ी घड़ी ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम सही ढंग से मानसिकता से, शारीरिक ढंग से हम ठीक हैं, बिल्कुल हमारे पुरुषों के मतलब उन्हीं के बराबर में हर तरह से हैं। क्यों इस चीज़ को घड़ी घड़ी प्रूव करना पड़ेगा? क्यों हम बताया जाता है कि हम बोझ हैं? क्यों बताया जाता है हम कमज़ोर हैं? चलिए हम धार्मिक उस तरफ से शुरू करें कि क्योंकि हमारे घर में, हमारे देश में, हमारी संस्था में धर्म का बहुत ही अहम जगह है और होनी भी चाहिए। तो अगर हम धर्म के हिसाब से भी देखें तो जब रामचंद्र जी, जब उनको वनवास हुआ और जब सीता जी कहने लगी कि भाई मैं भी चलूँगी, तो उन्होंने रोका तो नहीं उनको नहीं लगा कि ये नारी कमज़ोर है और किस प्रकार से सहेगी। नहीं कि वनवास 14 साल का, उन्होंने कहा ठीक है तुम चलती हो तो चलो। उन्होंने क्यों चली वो देखिए। और फिर हमारे जितने भी यज्ञ हुए हैं, जितनी भी हमारी पूजाएं हुई हैं, जहाँ भी प्रकार की होती हैं, उसमें नारी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। उसके बगैर पूजा हो नहीं पाती, उसके पास यज्ञ हो नहीं सकता, उसके बगैर हवन हो नहीं सकता। और यूं भी कहा जाता है कि जब तक तुमने उसका कन्यादान नहीं किया हो, जब तक तुमने कन्यादान नहीं किया हो, तुमको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्या चीज़, क्यों ये अगर धार्मिक ढंग से देखें
तो फिर ये कहाँ से बात आ जाती है? आप कन्यादान, जब तक आपकी बेटी नहीं होगी तो आप कन्यादान करेंगे कैसे, बताइए? अब यहाँ तक हो रहा है, एक प्रथा है जहाँ पे अगर अपनी लड़की नहीं हुई तो कहते हैं कि भाई हमारे कोई और रिश्तेदार की अगर 2 लड़कियां तो हमें करने दीजिए। अब ये भी देखिए, ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं। तो ये धार्मिक ढंग से बात हो गई। अब रहा मानसिक की बात कर लिए। अब आप देखिए, आज नहीं कई सालों से जब से एजुकेशन, शिक्षा लड़कियों में और होने लगी, तो देख रहे हैं आप, कोई रिजल्ट देख लीजिए आप, 10th का देखिए, 12th का देखिए, अब IAS जो एक बहुत ही अहम परीक्षा मानी जाती है, उसमें देखिए कि कितना परसेंटेज औरतों का आ रहा है, कितना परसेंटेज लड़कियों का आ रहा है, कितनी खूबसूरती से वो मतलब अब कर रही हैं, काम कर रही हैं अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, और उनका परसेंटेज कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमेशा ये परसेंटेज लाया जाता है, और इस परसेंटेज से आप देखिए हमेशा अखबार में आता है, और ये अच्छी बात, ये मालूम होती है आम लोगों को, देखो भाई कितनी तरक्की करी। दूरदर्शन में इस न्यूज़ को दिया जाता है। दूरदर्शन जो सारे ही भारत के कोने कोने, गाँव में तक इसके ये न्यूज़ जाती है उनको। तो मानसिक ढंग से वो बात हो गई। अब जहाँ तक शारीरिक का सवाल है, तो आप देखिए जो पुलिस फोर्स है उसमें कितनी सारी महिलाएं आई हैं पुलिस फोर्स में, आर्म्ड फोर्सेस में, हमारी जो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में कितनी सारी औरतें आई। और कुछ अर्सा पहले जो इतनी सारी प्राइवेट एयरलाइंस हमारी कंट्री में इस समय काम कर रही हैं, देखिए आप एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के अलावा जो प्राइवेट है, उसमें पायलट्स कितने सारी औरतें, महिलाएं आ रही हैं। हम कहते हैं कि हमारी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अभी तक 65 to 70% हमारे गांव में रहती हैं, विलेजेस में रहते हैं लोग। लेकिन दुख का कारण है कि ये वहाँ पे हम कुछ हद तक चलिए मान भी लें, क्योंकि वहाँ पे इतनी एजुकेशन, शिक्षा उतनी ज़्यादा नहीं हुई, हालांकि बढ़ रही है दिन ब दिन, लेकिन उतनी ज़्यादा। लेकिन समस्या का कारण ये शहरों का है। मैं आपको बताती हूँ, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमारे शहरों में है। गाँव में इतने सारे डॉक्टर्स अबॉर्शंस नहीं कर रहे हैं। गाँव में अब तक दाई का रिवाज है, और दाई भी करती होगी, लेकिन जितने भी अबॉर्शन क्लिनिक्स, और विच इज़ वेरी करेक्ट जो बता रहे थे डॉक्टर पांड्या, जो वो सब शहरों की बातें हो रही हैं, वो एजुकेटेड लोगों की बातें हो रही हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, हाँ ये प्रॉब्लम कहाँ है, और उस वजह से ये सॉल्व भी नहीं हो रही है, इसका हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं। मुझको कभी कभी ऐसा लगता है, देखिए ये मैं समझती हूँ अपने, कि कहीं ये पुरुषों में कुछ फियर कॉम्प्लेक्स तो नहीं है कि ये औरत जब पढ़ लिख लेगी और पढ़ लेगी और लिख लेगी, और उसको अब मेरे सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, मेरे सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तो ये कुछ की कुछ हो जाएगी। ऐसा क्यों सोचते हैं?